मेरे YouTube चैनल अनंत श्री में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर, उसके परिवारों के बारे में विस्तार से विमर्श किया था। आज हम बात करेंगे ध्वनि परिवर्तन के नियम। साथियों, ध्वनि मनुष्य के वाणी का वह सबसे छोटे से छोटा अंश होता है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकें और उसकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण होता है। ध्वनि में परिवर्तन कैसे होता है, इस विषय में नियम बताए हैं। ग्रीम नियम है, उसके बाद में और जो है अलग अलग नियम हैं, उनके बारे में अपन क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो ग्रीम नियम है, इस ग्रीम नियम के इतिहास के बारे में थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। इस ध्वनि के इस नियम को प्रोफेसर याकोब ग्रीम ने 1785 में इन्होंने इसका नाम बताया और इस नियम को ध्वनि परिवर्तन नियम भी कहते हैं और जर्मन भाषा में इसको लाउट फेरशिबुंग, लाउट मतलब ध्वनि और फेरशिबुंग मतलब परिवर्तन, और अंग्रेजी में इसे जो है साउंड शिफ्टिंग कहा जाता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इसे ग्रीम नियम का नाम दिया है क्योंकि जो है याकोब ग्रीम इसके प्रतिपादक थे, इसीलिए इसको जो नाम दिया। क्योंकि परीक्षाओं में पूछते हैं कि इसका नाम किसने दिया, तो इसका नाम जो है प्रोफेसर मैक्स मूलर ने दिया। और प्रोफेसर ओटो येसपर्सन ने एक बात कही कि इस नियम को रास्क नियम का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम डेनिश विद्वान रास्क ने ही सर्वप्रथम प्रामाणिक रूप में अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो प्रोफेसर ग्रिम ने इसके आधार पर ही इसका नियम का विस्तृत वर्णन किया। तो अब दो बात निकल करके सामने आ रही है कि रास्क ने इसका जो है प्रतिपादन अपनी पुस्तक में पहले कर दिया था और उसके बाद में जो है याकोब ग्रिम ने इस पर विस्तार से चर्चा की, विमर्श किया और उसके बाद में इसका वर्णन करते इन्होंने कुछ परिवर्तन के नियम बताए। तो इसी आधार पर जो है विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि इसको रास्क का नियम कहा जाना चाहिए। और प्रोफेसर ग्रिम ने 1822 में 1822 में अपने जर्मन व्याकरण दायत्स ग्रामातिक, दायत्स जो है वो जर्मन अर्थ होता है दायत्स का, और ग्रामातिक का मतलब व्याकरण, अपन ग्रामर वगैरह बोलते हैं उस आधार पर। तो इस व्याकरण में इन्होंने द्वितीय संस्करण निकाला और उसमें इस नियम का विस्तार से वर्णन किया था। तो कई इसमें दो चार नाम और भी आते हैं। प्रोफेसर रास्क का भी नाम है, प्रोफेसर इरे का भी नाम इसमें लिया जाता है कि इस नियम के प्रतिपादन में इन दोनों ही विद्वानों का पूर्व योगदान रहा और इन्हीं विद्वानों के विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए याकोब ग्रिम ने इस ग्रिम नियम का प्रतिपादन किया। इसमें दो परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार से। एक प्रकार में तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन है और दूसरे प्रकार में द्वितीय वर्ण का परिवर्तन है। ये वर्ण परिवर्तन जो है ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था और इसका प्रभाव समान रूप से गाथिक, निम्न जर्मन और अंग्रेजी, डच आदि भाषाओं पर पड़ा है। यानी ये जो प्रथम वर्ण का परिवर्तन का नियम जो इन्होंने बताया है, इस नियम का, इस परिवर्तन का प्रभाव जो है गाथिक, निम्न जर्मन और अंग्रेजी, डच आदि भाषाओं पर पड़ा है। तो भारोपीय जो परिवार है, उस परिवार में मैंने बताया था आपको शतम और केंटुम दो वर्ग बताए थे और उसी वर्ग की भाषाओं में जो भाषाएं सम्मिलित हैं वो सारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं होती हैं। तो उनमें श्लिष्ट योगात्मक वो सारी भाषाएं हैं। तो उनमें जो भारोपीय मूल भाषा की जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो संस्कृत से, लैटिन से
और ग्रीक आदि में सुरक्षित हैं। और दूसरी बात ये प्रश्न भी उठता है कि अंग्रेजी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो अंग्रेजी का उद्भव जो है निम्न जर्मन से हुआ। ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर लिख करके बताया था। तो निम्न जर्मन से जो है अंग्रेजी का उद्भव हुआ और इसके द्वारा संस्कृत और अंग्रेजी की तुलना से यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से इनमें वर्ण परिवर्तन होता है। इस वर्ण परिवर्तन में एक और संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, स्लावोनिक भाषाएं हैं। इनमें क्या होता है, मूल ध्वनि सुरक्षित रहती है। और दूसरी ओर गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी, डच आदि जो भाषाएं हैं इनमें ये परिवर्तन हुआ है। प्रथम वर्ण का जो परिवर्तन जो है खास करके इसमें गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी, डच इन भाषाओं के अंदर इसका परिवर्तन हुआ है। जो दूसरा द्वितीय वर्ण का जो परिवर्तन है, दोनों को भी हम देखेंगे। द्वितीय वर्ण परिवर्तन की जो बात चली है वो चली है 7वीं और 8वीं सदी में जाकर के। और ये जो प्रथम वर्ण वाली बात जो हम कर रहे थे, प्रथम वर्ण परिवर्तन के पश्चात जो दूसरा द्वितीय वर्ण परिवर्तन, किस प्रकार से भाषा में वर्णों का परिवर्तन होता है। तो द्वितीय वर्ण परिवर्तन जो है 7वीं और 8वीं शती में हुआ। और ये वर्ण परिवर्तन केवल जर्मन भाषा के लिए ही दो रूपों में था, क्योंकि जर्मन दो प्रकार की हुई, निम्न जर्मन और उच्च जर्मन। इन्हीं दोनों भाषाओं में द्वितीय वर्ण परिवर्तन की बात चली। निम्न जर्मन की प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है और यह परिवर्तन निम्न जर्मन और अंग्रेजी से उच्च जर्मन में हुआ। जब निम्न जर्मन में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी के अंदर परिवर्तन भी होगा, और अंग्रेजी में परिवर्तन होगा तो उच्च जर्मन के अंदर फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से निम्न जर्मन, अंग्रेजी और उच्च जर्मन में द्वितीय वर्ण परिवर्तन वाला सिद्धांत लागू हुआ। तो निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियाँ उच्च जर्मन से भिन्न हो गई। जब परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ भिन्नता तो आती ही है। तो इस प्रकार से निम्न जर्मन और उच्च जर्मन, लो जर्मन और हाई जर्मन के विषय में ये याद रखना चाहिए कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से कुल मिलाकर के जो अर्थार्थ व्यक्तियों से इसमें कोई भेद नहीं है। जर्मन का उत्तरी भाग समतल और नीचा है, अतः वहाँ बोले जाने वाली भाषा निम्न जर्मन कहलाती है। अब निम्न जर्मन का मतलब कोई भाषा में निम्न भाषा और उच्च भाषा नहीं है, केवल निम्न जर्मन से तात्पर्य ये समझना चाहिए कि जर्मनी का जो उत्तरी भाग क्या है, समतल है और नीचा है। अतः वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम निम्न जर्मन भाषा का कहते हैं। और निम्न जर्मन और अंग्रेजी में प्रथम वर्ण परिवर्तन वाली ध्वनियाँ समान हैं। निम्न जर्मन में और अंग्रेजी में जो परिवर्तन होता है प्रथम वर्ण का, दोनों में समान रूप से होता है। निम्न जर्मन की जो शाखाएं वो है अंग्रेजी, डच, डेनिश, नॉर्वेई, स्वीडिश आदि। तो स्वीडिश भी एक भाषा है, वो भी इसी निम्न जर्मन की भाषाओं के अंदर सम्मिलित है। जर्मनी में जो दक्षिणी पहाड़ी भाग है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको उच्च जर्मन कहते हैं, क्योंकि वह ऊंचे पर्वतीय भाग में बोली जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं, निम्न और उच्च का मतलब व्यक्ति के स्तर से है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल उनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र के आधार पर जो हम इनका जो समतल और नीचे क्षेत्र में जो लोग बाग रहते हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो निम्न जर्मन हो गई, और जो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, उच्च क्षेत्र में निवास करते हैं, उच्च जर्मन हो गई। तो इस प्रकार से इस वर्ण परिवर्तन को हम ये कह सकते हैं कि मूल जो भारोपीय भाषा है, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इनका क्रमशः जो है संस्कृत है, फिर ग्रीक, फिर लैटिन, निम्न जर्मन, अंग्रेजी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो ग्रीम नियम है, इस ग्रीम नियम के आधार पर हम ये समझ चुके हैं कि जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इनके यहाँ पर 9 जो शब्द हैं उन 9 शब्दों में कुछ परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के आधार पर अंग्रेजी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है इसको हम अभी चार्ट से देखेंगे।
कुल मिलाकर के इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि नो इसमें स्पर्श ध्वनियाँ किसकी हैं, व्यंजनों की, और उन नो स्पर्श की ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। तो उसी परिवर्तन को लेकर के ये कुछ चार्ट है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये जो ध्वनि है क की ध्वनि को है के अंतर्गत इसको हम लोग जो है परिवर्तन हो जाता है, जिसको जैसे तो संस्कृत में वो कह है और अंग्रेजी में बन जाता है हु। तो कि जैसे ये पहली ध्वनि, पहला जो आप देख रहे हैं इसमें क का जो है परिवर्तन होता है में, और संस्कृत में कह है और हु। इसी के आधार पर जो है का जो है इसमें बोध हो रहा है। ये वाला जो भाग है ये द्वितीय वर्ण परिवर्तन वाला है, तो अभी तक अपना फोकस यही रहना चाहिए। जो तय है उसका परिवर्तन जो है थ में हो जाता है, TH, और वो जाकर के संस्कृत में त्रि हो गया और त्रि को यहाँ पर बन गया TH। ये जो तय है ये थ के रूप में TH यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है तनु, वहाँ पर भी जो तय है उसका यहाँ पर क्या हो गया TH, तो थिन हो गया। तो त्रि का थ्री, तनु का थिन, और तृण का थोन। तो थोन में भी देखेंगे आप तो तय में TH इसकी ध्वनि आ रही है। ऐसे ही जो है पै का फे में हो गया, है ना। पितर है, संस्कृत में पितर था, तो इस पै के स्थान पे क्या हो गया फादर, FA हो गया। ये परिवर्तन हुआ, ये प्रथम वर्ण परिवर्तन के हम उदाहरण देख रहे हैं। ऐसे ही पाद है, वही तो क्या यहाँ हो गया फुट, ठीक है। ऐसे ही जो घ का परिवर्तन घ या है भी हो सकता है, घ या दोनों में का स्थान पर ग हो गया, जैसे हंस या घंस। तो गूज, ये जो परिवर्तन हुआ आपने देखा घ या है, इनके जो परिवर्तन जो हुआ वो किस में हुआ, ग में। तो हंस जो था वहाँ पर क्या हो गया गूज, है ना। ऐसे ही दुहिता, तो दुहिता में जो परिवर्तन इसमें होना था वो भी जो है ये नीचे वाला है, ये ध का परिवर्तन हुआ द में, तो ध था वो द में हुआ। तो दुहितर ये जो शब्द है वो वहाँ पर हो गया आपका DA, द डॉटर के रूप में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो है परिवर्तन होते चले गए। ऐसे जो है आपका ये जो ब और भ का परिवर्तन किस में हुआ, ब में। तो भ था भ्रातर हुआ, तो बन गया आपके यहाँ जाकर के ब्रोदर। ऐसे ही भू जो है वो बन गया आपका B, ब हो गया, जबकि उसको होना क्या चाहिए था भ, ये परिवर्तन हुआ इसमें। ऐसे ही जो है ग का हो गया कै में परिवर्तन, तो संस्कृत में गो हो गया, और गो को संस्कृत इसमें क्या कर दिया आपने अंग्रेजी में काउ, जिसको हम निम्न जर्मन भाषा भी कहते हैं, काउ, CO, ठीक है ना। ऐसे ही द का हो गया तय में, तो ये टी जो है उसका जो तय है द का तय में परिवर्तन हुआ, तो संस्कृत में द का द रहा और यहां जाकर के बन गया अंग्रेजी में टी, तो ये 10। ऐसे ही जो है ब का परिवर्तन किसमें हुआ, प में, ध्वनि परिवर्तन। ब के स्थान पर प बोला तो इसमें जैसे लब, ये फारसी का शब्द है और इसका बन गया लिप, प का ध्वनि इसमें निकल करके आने लग गई। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ मुख्य रूप से इसी को हमने एक त्रिकोण के माध्यम से देखते हैं। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं क त प, ये जो वर्ण है इन तीनों वर्णों के स्थान पर परिवर्तन किसमें हुआ, ख, थ, फ या घ, ध, भ, और इन तीनों में परिवर्तन होकर के बाद में परिवर्तन होकर क्या बना, ग, द, ब, और फिर वापस क, त, प। तो कुल मिलाकर के ये जो 9 ध्वनियां हैं, इन 9 ध्वनियों के आधार पर ही इसमें जो है प्रथम वर्ण परिवर्तन ग्रीम नियम के अनुसार होता है। ऐसे ही जो है हम जब दूसरा नियम देखते हैं जो कि आपका इसमें द्वितीय वर्ण परिवर्तन है, इस द्वितीय वर्ण परिवर्तन में क्या होता है आप देख पा रहे हैं, इसमें निम्न जर्मन से उच्च जर्मन भाषा में ही इसमें परिवर्तन हुआ है।
जो हमने आपको कहा था कि निम्न जर्मन और उच्च जर्मन, तो जो द्वितीय वर्ण परिवर्तन है वो केवल निम्न जर्मन से उच्च जर्मन भाषा में हो रहा है। इसमें भी वही ध्वनियाँ हैं, क त प, ये सब हलंत हैं, तो हम पूरा नहीं बोले इसको। क त प, अकार की ध्वनि इसमें ना आए। क त प परिवर्तित हो गए ख, थ और फ, तो ख के स्थान पे ह, स और फ, ये भी इसमें जो है परिवर्तन हो करके और फिर इधर चले गए ये ग द ब। इस प्रकार से ये द्वितीय जर्मन भाषा में इसका परिवर्तन हुआ। इनके हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको सबसे ऊपर की तरफ हम दिखाएं, ये हमने द्वितीय वर्ण परिवर्तन को इसमें दिखाया गया है। तो इसमें जो आपका देखेंगे आप वही ध्वनियाँ हैं, नो की नो ध्वनियाँ समान ही हैं। ये जो क है वो किस में परिवर्तित हो गया, सी एच, ख में। तो जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है बुक, तो अंग्रेजी का मतलब निम्न जर्मन है कि नहीं, अंग्रेजी मतलब निम्न जर्मन, और निम्न जर्मन का उच्च जर्मन परिवर्तन होना है। तो निम्न जर्मन में का मतलब अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ये जो आपकी उदाहरण देख रहे हैं आप ख का, तो बुक है, ठीक है, सी एच, तो के का परिवर्तन द्वितीय वर्ण मतलब लास्ट वाला है ना, द्वितीय वर्ण मतलब दूसरा वर्ण। तो अब जैसे BOOK बुक, पुस्तक, इसको जर्मन में कर दिया बुख, ये ख परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया, BUCH, बुख, ठीक है ना। ऐसे ही कुक, ठीक है, कुक को बना दिया जर्मन में कोख, COCH, ठीक है। ऐसे ही जो है ये आपका जो टी का हो गया एस में, स या स, आउट, OUT, ठीक है। OUT के स्थान पर, टी के स्थान पर क्या हो गया, एस, तो क्या बन गया, आउस। ये जो है ये टी के स्थान पर एस परिवर्तन होकर के क्या बना, आउस, आउस मतलब बाहर, OUS। ऐसे जो है ये जेड है, स, अपन स, ये ऐसा इसका उच्चारण करेंगे। तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं फुट, FOOT। ये जो है इसमें जो है टी था, टी के स्थान पर बन गया फुस, FUSS मतलब पैर, फुट मतलब पैर, और फुस वो भी जर्मन भाषा में उसका बन गया फुस। ऐसे 10 है तो TEN है, तो उसके स्थान पर क्या हो गया, सेन, सेन, आधा तय से न, सेन मतलब 10, ZEHN, सेन, ठीक है। ऐसे तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो वर्ण है इसमें परिवर्तन PF, पी का एफ में, या PF, फ या फ, इस प्रकार से। अंग्रेजी में पी के एफ हुआ तो अंग्रेजी में हुआ अप, लास्ट में पे आ रहा दूसरा वर्ण, तो अप में क्या हो गया, AU, AUF हो गया, पी की जगह क्या हो गया, एफ हो गया, तो क्या बन गया, आउफ, आउफ, आउफ मतलब ऊपर। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एप्पल, एप्पल में APPLE, इसमें भी P है द्वितीय वर्ण, तो वहां पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो बन जाएगा आफेल, आफेल मतलब APFEL, आफेल, वही बात सेव। ऐसे ही अब ओपन का उदाहरण ले लें, ओपन में OPEN, तो यहां पर दूसरा वर्ण क्या है, P, तो यहां पर जब हम जर्मन में उच्च जर्मन में जाएंगे तो परिवर्तन हो गया ऑफेन, OFFEN, ऑफेन मतलब खोलना। ऐसे ही H और ये G, H का परिवर्तन किस में हुआ, G में। तो अब देखिए होस्टिस जो है शब्द है लैटिन भाषा का, उसमें आपने देखा H का परिवर्तन हुआ G में, तो क्या बन गया, गास्ट, गास्ट मतलब अतिथि। ये TH का हो गया द में, D, तो TH किस में आता है, THREE, 3, तो
इसमें बन गया DREI, द्राई, मतलब 3। यह आपका इसके में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जो है थिक का हो गया डिक। उसके बाद में ये आपका V और FB, ब। इसमें वाइफ एक शब्द है, WIFE, तो वहां पर हो गया WEIB, वाइब, पत्नी। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो है G और CH का है, G जो है शब्द है वो CK में परिवर्तित हो गया। तो जैसे ब्रिज है, ब्रिज, वो बन गया ब्रयूक, BRUCKE, पुल। ऐसे ही जो है डी का हो गया टी में, तो ये बन गया आपका शब्द है अंग्रेजी का गॉड, डी, तो वहां बन गया गोट, गोट डबल ट, गोट, वही ईश्वर। ऐसे ही डू शब्द है, तो डू का बन गया तुन, TUN, तुन, तुन मतलब करना, डू मतलब, तो अर्थ तो वही है लेकिन उच्चारण में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जो है डबल, उसका बन गया अंग्रेजी में डोपेल, दुगुना। ये आपका जो है बी था, बी का आपका जो है हो गया पी, तो डोपेल, डबल पे। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीम नियम के अंतर्गत द्वितीय वर्ण परिवर्तन का जो प्रभाव है और जो स्वरूप है वो आपके सामने रखा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ण परिवर्तन में वही नौ ध्वनियाँ हैं और इसमें भी वही नौ ध्वनियाँ हैं। इन्हीं दोनों नौ ध्वनियों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पहले वर्ण के परिवर्तन से क्या अंग्रेजी में परिवर्तन आया है, जिसको हम निम्न जर्मन भाषा कहते हैं। तो सीधे तौर पर इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो जितने परिवर्तन ध्वनियों में हो रहे हैं, मुख्यतः ये 9 ध्वनियाँ हैं, 9 व्यंजन हैं, जिनमें परिवर्तन के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो गया है। द्वितीय वर्ण जो परिवर्तन है वो केवल निम्न जर्मन से उच्च जर्मन में परिवर्तन हुआ है, और उसी को आपने इस चार्ट के माध्यम से देखा। इस जो है फलक पर जो लिखा गया उसके आधार पर आपने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा विषय सामान्य से विशिष्ट है, अतः सामान्य से अधिक प्रयास अपेक्षित है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें अधिक प्रयास करके और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में आप सभी ने बड़ी तन्मयता के साथ में देखा। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपादेय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।